Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will continue our discussion on our chapter महाजनपद। तो महाजनपद का फोर्थ पार्ट आज हम लोग करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स। इसके अंदर हम पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इनके क्या इम्पैक्ट हुए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइरस द ग्रेट, a ruler of Achaemenian dynasty, was the first emperor to invade the Indian subcontinent, crossing Hindu Kush mountains. He captured regions of Indus Valley, including Gandhar, which became a Persian province under him. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गांधार ईरान का एक प्रोविंस बन गया था। दैट वाज द 20th प्रोविंस ऑफ ईरान, जहां से वो ट्रिब्यूट भी ले रहे थे। तो ये पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके पर्शियंस इंडिया की तरफ आए और गांधार को कैप्चर कर लिया। देन डैरियस वन इन 518 BC कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट व्हिच वाज कॉल्ड हिडूस इन हिज इंस्क्रिप्शंस, प्रोबेबली द रीजन ऑफ मिडिल एंड लोअर इंडस वैली। डेरियस वन ने हिडूस को कैप्चर किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये एक्चुअली कौन सा एरिया था, एग्जैक्टली कौन सा एरिया था। बट फिर भी ये माना जाता है कि मिडल एंड लोअर इंडस वैली के जो एरियाज थे दैट वर कॉल्ड एज हिडूस इन हिज इंस्क्रिप्शंस। It is evident that Gandhar and Hindus were paying tribute to the Achaemenian rulers. Then Alexander the Great of Macedonia started his Indian campaign in 326 BC. Before that, he had already captured the parts of Achaemenian Empire. तो ईरान में पहले से ये कुछ पार्ट्स को अपने अंडर में ले चुका था, एनेक्स कर चुका था। उसके बाद अलेक्जेंडर ने इंडिया की तरफ रुख किया और 326 BC में इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर ने अपना कैंपेन शुरू किया। तो सबसे पहले आम्बी ऑफ तक्षशिला एक्सेप्टेड अलेक्जेंडर सुजरेनिटी। अलेक्जेंडर एंटर्ड पंजाब एंड फॉट अ बैटल अगेंस्ट पोरस इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो हाइडेस्पिस है, झेलम रिवर को बोला गया। तो तक्षशिला ने पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया बिना बैटल किए अलेक्जेंडर की सुजरेनिटी को, लेकिन पोरस ने हाइडेस्पस के बैटल में अलेक्जेंडर के साथ बैटल लड़ा। And battle against Porus was the most serious opposition the Alexander's army had faced. इंडिया के अंदर पोरस एक ऐसा राजा था जिसने सबसे ज्यादा सीरियस ओपोजिशन जो है अलेक्जेंडर आर्मी को दिया। और हालांकि पोरस इस बैटल के अंदर माना जाता है कि वो हार गया था, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसी को उसके बाद उसका राज्य वापस दे दिया और शायद उससे ट्रिब्यूट लेने शुरू किए होंगे। तो इस तरीके से पोरस को रीइंस्टेट भी उसने कर दिया, लेकिन बैटल ऑफ हाइडेस्पिस अलेक्जेंडर जीत गया। लेकिन ये बैटल होने की वजह से और इससे पहले अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत सारे बैटल्स लड़ चुकी थी, इस वजह से उसकी आर्मी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। देन अलेक्जेंडर्स टायर्ड आर्मी डिक्लाइन टू मूव फर्दर ईस्ट एज दे हर्ड ऑफ अ पावरफुल नंदा आर्मी एंड वर एग्जॉस्टेड। तो ये दो रीजन हो गए, एक तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी इसकी आर्मी, देन सेकेंड वॉज कि नंदा आर्मी के बारे में इन लोगों ने सुना था कि काफी पावरफुल आर्मी है। हमने पिछले जो सेशन है उसमें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नंदा आर्मी का किस तरह से कर्टियस और उसके बाद डियोनिसिस किस तरह से वो लोग बताते हैं कि नंदा आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी रही होगी। तो उस तरह की जो पॉपुलर बातें थी नंदा आर्मी के बारे में वो अलेक्जेंडर तक भी पहुंची होंगी, जिसकी वजह से उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। देन अलेक्जेंडर नॉमिनेटेड पैथन एज सेटरप ऑफ इंडस टेरिटरीज एंड यूडेमस एज इंचार्ज ऑफ आर्मी एट पंजाब। तो अलेक्जेंडर ने जाने से पहले इनको सेटरप्स बना दिया पंजाब और इंडस टेरिटरी का, और उसके बाद अलेक्जेंडर वापस जाने लगा और रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। देन हम लोग इंपैक्ट देख लेते हैं पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स के क्या हुए। इन्वेजन्स ऑफ पर्शिया इन 5th century BC इंक्रीज्ड ट्रेड वया खाइबर एंड बोलन पासेस। तो खाइबर और बोलन पासेस एक पहली बार ये ओपन हुए और उसके बाद ये वाले जो ट्रेड है यहां पे शुरू हो गया। तो ट्रेड जो है एक्सेलरेट हो गया खाइबर और बोलन पासेस के थ्रू। देन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कल्चर इज एविडेंट ऑन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो जब हम अशोका के बारे में मौर्यन एम्पायर के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसके इंस्क्रिप्शंस और पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा किस तरह से पर्शियन पिलर्स और कल्चर ने इसको इन्फ्लुएंस किया हुआ था। देन खरोष्ठी स्क्रिप्ट derived from Aramaic script which was later used in northwestern India and even in Ashokan inscriptions was brought by the Persians। तो पर्शियंस ने ही खरोष्ठी स्क्रिप्ट को जो है एक तरह से खरोष्ठी स्क्रिप्ट डिराइव की गई है अरामिक स्क्रिप्ट से, जो पर्शियंस इंडिया की तरफ लेके आए थे। देन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन रिजल्टेड इन अ पॉलिटिकल वैक्यूम in the northwestern parts of India, which was later used by Chandragupta Maurya
टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, बहुत सारी उस समय गणसंघ या रिपब्लिक कह सकते हैं, वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में इंडिया में छोटी छोटी उनकी किंगडम्स थी। लेकिन अलेक्जेंडर इन्वेजन से क्या हुआ कि ये सारी किंगडम्स की स्ट्रेंथ खत्म होनी शुरू हो गई। इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को आने वाले समय में मिला। जो पॉलिटिकल वैक्यूम वहां बना हुआ था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने यूटिलाइज किया और ये सारे पार्ट्स उसने अपनी जो मगधन एम्पायर उसने बनाई थी, मौर्यन एम्पायर बनाई, उसके अंडर में ये सारे एरियाज आ गए। देन अलेक्जेंडर फाउंडेड सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग बोकेफेलस नियर हाइडेस्पिस विच इज झेलम रिवर एंड अलेक्जेंड्रिया नियर हाइफिसिस रिवर विच इज ब्यास रिवर। तो ये दो फैक्ट भी हो गए हमारे पास कि झेलम रिवर को क्या बोला है, हाइडेस्पिस रिवर, और ब्यास रिवर को हाइफिसिस रिवर। एंड देन ये जो सिटीज इसने एस्टैब्लिश किए अलेक्जेंडर ने, बुकेफेलस एंड अलेक्जेंड्रिया नाम से, हालांकि अलेक्जेंडर ने बहुत सारे सिटीज को एस्टैब्लिश किया था और उसमें से एक सिटी जो है हाइफिसिस के पास था, दैट वाज आल्सो नोन एज अलेक्जेंड्रिया। देन द इन्वेजन ओपनड अप लैंड रोड्स बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक स्टेट्स। अब तो हमने देखा आने वाले समय में जब इंडो ग्रीक वाला हम लोग पढ़ेंगे तो अलेक्जेंडर के बाद बहुत सारे ग्रीक जो सेट्रप्स थे वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी किंगडम्स भी बना ली। तो ये जो ग्रीक्स थे इनको हम लोग इंडो ग्रीक्स बोलते हैं। इनकी वजह से जो रिलेशनशिप जो इंडियंस का और बाकी यूरोपियन जो वेस्टर्न पार्ट थे उनके बीच में रिलेशन बढ़ गया और ये लैंड रूट सीधा यूज होने लग गया इंडिया से यूरोप की तरफ ट्रेड करने का। बोथ ओवरलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड एक्सेलरेटेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न एशिया एंड यूरोप। तो ओवरलैंड और मैरीटाइम ट्रेड दोनों ही वेस्टर्न इंडिया और यूरोप, वेस्टर्न एशिया और यूरोप के बीच में शुरू हो गया। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक आर्ट। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा किस तरह से रोमन ग्रीक आर्ट ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को इन्फ्लुएंस किया था। देन मेनी ग्रीक रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड दे बिकेम पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ग्रीक रूलर। देन हेलेनिस्टिक philosophies were also influenced by the Indian philosophy। तो इंडियन फिलोसफी ने भी हेलेनिस्टिक दैट मींस ग्रीक फिलोसफीज को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। देन इंडो ग्रीक रूलर्स वर द फर्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट टू मास्टर द आर्ट ऑफ कॉइनेज। तो कॉइनेज में जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उनके कॉइनेज में ना सिर्फ ग्रीक गॉड्स और डेटीज का जो है इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, बट इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन इंडो ग्रीक कॉइन्स। तो इस तरीके से जो इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स थे उसके ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस भी हमें दिखाई देता है। तो हम लोग इस तरह का एक क्वेश्चन जैसे आ जाएगा हमें कि ये बताएं कि पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स का इंपैक्ट क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ से इसको शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम लोग जैसे कि इंट्रोडक्शन दे देंगे, अगर पर्शियन से रिलेटेड है तो पर्शियंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, और अगर मैसेडोनियन से रिलेटेड है तो अलेक्जेंडर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देके हम लोग ये आंसर स्टार्ट करेंगे। देन हम लोग इसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट हो, ये स्क्रिप्ट के बारे में हो, या फिर ट्रेड एस्पेक्ट हो, इसको हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड देन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी कल्चरल एस्पेक्ट हो गया, हमारा फिलोसफी हो गया। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जो एस्पेक्ट्स है, ये हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर देंगे आंसर के अंदर, और ये आसानी से हम लोग इस आंसर को क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स और इम्पैक्ट जो हमने डिस्कस कर लिया है। सो इसके बाद हम लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी